वेलकम गाइस। वेलकम टू द लेक्चर। आज के क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर स्टडीज ऑन लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर जीएस 3। इम्पोर्टेंट कैसे होता है? ओके कोई भी टॉपिक जब आपको मैं बोलूं कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर लेना, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसका मतलब है देर इज अ प्रोपेंसिटी, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसमें से एटलीस्ट ईयरली बेसिस पे एटलीस्ट वन क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड। ईयरली बेसिस पे हर साल मेंस में या प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता है, उसमें से लैंड रिफॉर्म्स becomes an important topic because if you pick up a previous year question paper you will realize that one question minimum up to two, उससे ज्यादा नहीं आता, दो से ज्यादा नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन मिनिमम जरूर फीचर कर लेता है। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि एज एन एस्पिरेंट हम डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम खर्चा कहाँ करते हैं? कोर टॉपिक्स पे। अब जैसे लैंड रिफॉर्म्स इज नॉट अ वेरी, इट्स नॉट अ टॉपिक विच फीचर्स वेरी हाई ऑन एन एस्पिरेंट्स लिस्ट। कोई एस्पिरेंट ये नहीं बोलता है कि मैं लैंड रिफॉर्म्स पे नोट्स बना के जाऊंगा, एंड वहीं पर गलती हो जाती है। गलती क्या होती है? देखो, सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स दिए हैं उनमें इक्वल वेटेज है। सिलेबस के जो कीवर्ड्स हैं उनमें इक्वल वेटेज है। अगर आप, ओके, सपोज यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन पॉलिटी एंड यू आर नेग्लेक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, तो पॉलिटी में तो चलो अच्छा नंबर आ जाएगा, 50 नंबर स्कोर कर लोगे। लेकिन जो आईआर है वो 75 नंबर का अगर आ रहा है तो उसमें पोटेंशियल था दैट यू कैन स्कोर अप टू 35-40। वो चीज आप मिस कर दोगे। आईआर पढ़ा ही नहीं, आईआर छोड़ दिया। पीएसआईआर के स्टूडेंट्स तो वेल एंड गुड, पीएसआईआर के स्टूडेंट नहीं है तो पढ़ा ही नहीं। उसी तरीके से अगर आप देखो तो साइंस एंड टेक को छुआ ही नहीं, इन्वायरमेंट को छुआ ही नहीं। सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? तो जो किताबें हो रही है इकोनॉमिक्स की उसी को पढ़ रहे हैं, उसी में से ट्राई कर रहे हैं कि कुछ मेंस का मटेरियल निकल जाए। ओके, सो ये नहीं करना है। एवरी कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द वेटेज इज इक्वल। यहाँ पर ये दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर कोर टॉपिक्स बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, अगर जो डायरेक्ट टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा टाइम लग रहे हैं, तो यू यू फोकस ऑन दी मिसलेनियस टॉपिक, बिकॉज मिसलेनियस आपके लिए है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए मिसलेनियस है कि मुझे नहीं पढ़ाना है, बट फॉर यूपीएससी दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी गिव्स 1 to 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन भी आ जाए बड़ी बात होती है, दैट इज एक क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो 10 मार्क्स मैक्सिमम। यू कैन स्कोर अप टू, फॉर अ 15 मार्कर यू कैन स्कोर अप टू 10 मार्क्स। किसी किसी सिचुएशन में 12 तक स्कोर कर सकते हो। एंड 10 से 12 नंबर लैंड रिफॉर्म, मान लो आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसके नोट्स बना लिए, आपके पास अच्छा डेटा रिपोर्ट्स वगैरह सब रेडी है, उसके न्यू जनरेशन लैंड रिफॉर्म्स आपको याद है, 15 नंबर का बाई चांस क्वेश्चन आ गया, यू कैन स्कोर अप टू 10 to 12 मार्क्स। आपका कंपटीशन वही घिसे पिटे जेनरिक आंसर लिख रहा है 4 से 5 मार्क्स वाले। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन 4 to 5 मार्क्स। और मैंने क्या बताया था आपको? वॉट डिड आई टेल यू लास्ट टाइम? दैट इन द मिड रैंक्स मतलब क्या होता है? मिड रैंक्स ऐसे समझ लो कि फ्रॉम रैंक 50 टिल 300, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है पर रैंक बेसिस पे, वो 1 से 2 नंबर का होता है। कभी कभी पे 100 से अगर देखोगे 300 के बीच में, तो एक नंबर पे मान लो 995 नंबर है टोटल किसी कैंडिडेट का, उस पे 15 बच्चे बैठे हुए। 15 कैंडिडेट्स आर सिटिंग ऑन द ऑन दिस 995, और जैसे ही 994 हुआ, 17 कैंडिडेट इस पे बैठे हुए, फिर वहां टाई ब्रेकर्स होते हैं। वहां पर क्या होता है? वहां पर जाके आपका टाई ब्रेकर्स होता है। हमें टाई ब्रेकर्स में जाना ही नहीं है। वाई नॉट पुट आर एवरी एफर्ट इन ऑल दी कीवर्ड्स, पुट आर एफर्ट्स इन इवन इन ऑप्शनल। ऑप्शनल में भी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हैवी चीजें जो होती है उस पर हम डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस करते हैं, और जो इस टाइप के कीवर्ड होता है, ओके, इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जो कि थोड़े पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं, उस पर हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं। लास्ट मोमेंट पे कुछ कहीं से नोट्स देख लिए, कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया और जाके बैठ गए। एग्जाम में यूपीएससी तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, वो तो आप और कोचिंग वाले डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, है ना? यूपीएससी तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, वो तो क्वेश्चन भर भर के पूछ रही है उस टॉपिक से जिसको आपने, जिसको क्या किया आपने, क्या किया कि छोड़ दिया। ओके, उसको बोल दिया कि इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कीवर्ड्स वगैरह जो है वो सारे करने हैं।
दैट्स वाई जो हमारा अप्रोच है यहाँ पर, अगर मैं लैंड रिफॉर्म्स पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं हर कीवर्ड को देखूंगा कि उससे मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन बी डन। ओके, यहाँ पर अगर आप देखो इस नोट्स में, तो देर आर ओवर 4 5 6 7 8 10 डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। और ये हर कंटेंट जो है, इट्स अ पोटेंशियल क्वेश्चन। आपसे यूपीएससी क्या पूछ सकता है, चैलेंजेस पे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ चैलेंजेस पे। यूपीएससी आपको जेनरिक क्वेश्चन नहीं देगा, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म्स, ये क्लास 11 12 10th में नहीं हो, है ना। क्लास 11 12th में नहीं हो कि यूपीएससी सीबीएसई जैसा क्वेश्चन पूछेगा। चैलेंजेस पूछ देगा, यू विल हैव टू राइट चैलेंजेस। लेकिन आपने जेनरिक तैयारी की है, आपने जेनरिक तैयारी की है, तो यू नो ओनली 4 5 पॉइंट्स। आप 15 नंबर का क्वेश्चन लिख ही नहीं सकते हो सिर्फ चैलेंजेस पे। तो आपको हर कीवर्ड को कंपार्टमेंटलाइज करके पढ़ना पड़ेगा, हर कीवर्ड को आपको छोटा करके पढ़ना पड़ेगा, हर कीवर्ड के समरीज लिखने पड़ेंगे, बार बार रिवीजन, बार बार आंसर लिखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल, ओके, टू सिट इन द एग्जामिनेशन एंड फेस द पेपर। ओके, और लेट मी टेल यू, अगर मेंस का पेपर लिखा है आपने, और इस यू नो इस यू यू हैव टू कम आउट विथ अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजाइटी। एंजाइटी की यार क्या मैंने अपना बेस्ट दिया है, और हैप्पीनेस की मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से लिख दिए हैं। ओके, द कंपटीशन इज सच कट थ्रोट कि मिरेकल्स डोंट वर्क। मिरेकल्स, ओके, को किसी भी टाइप की चमत्कार या मिरेकल डजंट वर्क इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, अगर मिरेकल वर्क करता तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता। ओके, इसमें आपको क्या चाहिए, हार्ड वर्क। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले आपको अंदर से लग रहा है नहीं यार मैंने पढ़ाई अच्छी की है, पूरे साल पढ़ाई की है, सारे टॉपिक्स को मैं टच करके जा रहा हूं, देन ओनली यू आर एबल टू सिट ओके इन द एग्जामिनेशन विद दैट कॉन्फिडेंस। और एंजाइटी होना नॉर्मल है। एग्जाम लिखा आपने, एंजाइटी हो रही है कि यार क्या मेरे कंपटीशन ने मेरे से भी बेटर लिखा होगा, आई डोंट नो, बट दैट इज नॉर्मल। लेकिन ये लगना कि यार मैंने 16 क्वेश्चन ही कर पाया, 4 क्वेश्चन तो मेरे को आते नहीं थे, और फिर भगवान से प्रे कर रहे हो कि उस दिन भाई कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मिरेकल हो जाए कि ये 4 क्वेश्चन यूपीएससी मिराक्युलसली मुझे नंबर दे दे। दैट डजंट हैपन माय फ्रेंड, एंड अ लॉट मेनी पीपल बिफोर यू, with you and after you, they are going to come and they are going to say the same thing, do the same thing, and what will happen at the end, what is going to happen in the end, they are going to sit for another attempt or they are going to exit the यूपीएससी प्रोसेस। तो हर चीज करनी है, इसीलिए दिसंबर में हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, उसके बाद इससे भी बड़ा मॉन्स्टर हम झेलने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एक बार हमारा जीएस 3 खत्म हो जाता है, एथिक्स इज कंप्लीट, जीएस 4 इज आर कंप्लीट। जीएस 1 में हमने बहुत हद तक वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें खत्म कर ली हैं। जीएस 2 में गवर्नेंस खत्म हो गया है, आईआर में पढ़ा दूंगा जनवरी 15 तक। जीएस 3 आपका दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। ओके, सो नोट्स आपके पास रहेंगे। आपकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो मॉन्स्टर आने वाला है प्रीलिम्स का, ओके, उसमें सारा मेंस का प्रिपरेशन आपके पानी फेर देना है। ठीक है, सो उसके लिए क्या करना है कि एक बैक ऑफ द माइंड आपको थोड़ा सा रहना चाहिए कि नहीं, आई नो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। अगर गलती से प्रीलिम्स निकल जाता है या प्रीलिम्स में मैं बाजी मार लेता हूँ, तो ये नहीं सोचना है कि मैसेज कर रहे हैं रैंडम लोगों को कि भाई मेंस के लिए कैसे पढ़ते हैं। जिस दिन आपने पेपर दिया उसके नेक्स्ट डे, ओके, उससे नेक्स्ट डे पता चला कि ठीक है 15 20 नंबर से ऊपर जा रहे हैं प्रीलिम्स में, उसके 2 3 दिन का ब्रेक लिया एंड देन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन राइट अवे, एंड दैट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। देयर इज नो अदर सीक्रेट टू सक्सेस। आईक्यू डजंट वर्क हेयर। आईआईटीएंस जो है वो यहाँ पर मात खा के 4 5 अटेम्प्ट के बाद जॉब्स ढूंढते हैं बैंगलोर में। This is the reality, and I'm not questioning the ability of people from the elite institution. I'm just talking about the the whole examination process and how it is built. जब तक गधा मजदूरी नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं करोगे, ओके, कंसिस्टेंसी अगर नहीं आएगा, बिकॉज दिस इनकंसिस्टेंसी की बीमारी ये हर जगह है। ओके, इट्स लाइक अ कोविड। कोविड की तरह सारे एस्पिरेंट्स को जकड़े हुए हैं। डजेंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी और फ्रॉम अ हाईवे कॉलेज, इनकंसिस्टेंसी जो है, इनकंसिस्टेंसी जो है दोस्त,
वो सभी टाइप के एस्पिरेंट्स को पकड़ती है, वेदर ही इज अ ब्रिलियंट आईआईटीएन और आईएम ग्रेजुएट और अ एम्स ग्रेजुएट और मे बी फ्रॉम अ ओपन यूनिवर्सिटी, डजेंट मैटर। ठीक है, एनीवेज लेट अस स्टार्ट द क्लास। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक दैट वी शुड से मोर फोकस शुड बी देयर ऑन द पर्पस व्हाई वी आर हियर। ऑब्जेक्टिव्स करना है। कल आपको मैंने हिस्ट्री बता दी थी, आपको रोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम क्यों करना पड़ा, नेहरू जी ओके नाइन्थ शेड्यूल क्यों लेके आई, शंकरी प्रसाद केस क्या था, वो सारी चीजें मैंने समझा दी थी। लैंड रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, आई टोल्ड यू फ्रॉम अ सोशलिस्टिक, फ्रॉम अ इकोनॉमिकल एंड फ्रॉम एन अग्रेरियन पर्सपेक्टिव। किसी को डाउट है कल के लेक्चर में, अभी जल्दी से पूछ लो, वी कैन सॉर्ट दैट आउट, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। यस वैभव, प्लीज आस्क। सर इसका जैसे कैसे लैंड रिफॉर्म्स होती है, इसको हम सोशलिज्म के पार्ट में हमसे कर सकते हैं, तो फिर इसका से कोई मार्केट में कोई अच्छा इम्पैक्ट से पड़ सकता है लैंड रिफॉर्म्स का? बिल्कुल पढ़ सकता है। आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट एक मेजर इशू क्या था, दैट ड्यू टू ओवर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू एलिट्स, ओवर क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि ओवर कंसोलिडेशन हो गया था। फ्यू एलिट्स जो थे उन्होंने सारे लैंड पे कब्जा करके बैठ गए थे, और बहुत सारा जो लैंड था इट वाज नॉट अंडर कल्टीवेशन, इट वाज बैरन, बिकॉज द एलिट्स जो हैं वो कितना खाएंगे। ओके, बेसिकली आप ऐसे पूछ सकते हो कि एलिट्स कितना खाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि एलिट्स का बहुत ज्यादा लैंड था, इट वाज बैरन एंड देयर वेर अ लॉट मेनी पॉपुलेशन, बहुत सारे सिटीजन्स थे जिनके पास लैंड नहीं था एंड दे वांटेड लैंड टू कल्टीवेट, तो ओवरऑल कल्टीवेशन वेंट अप। हम अगर आप देखोगे 1947 से लेके 2023 तक का डेटा अगर निकाल के देखो तो ओवरऑल कल्टीवेशन हैज गॉन अप इन दी कंट्री। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन का इसमें एक बड़ा हाथ रहा है, लेकिन हम लैंड रिफॉर्म्स को, ओके, लैंड सीलिंग को भी मना नहीं कर सकते हैं। ओवर कंसोलिडेशन से कंसोलिडेशन की तरफ ले जाना था, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या आई, दैट रादर देन गोइंग फ्रॉम ओवर कंसोलिडेशन टू कंसोलिडेशन वी वेंट टू फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन क्या है, फ्रैगमेंटेशन मींस कि बहुत सारे लोग के पास बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड है, जिसके वजह से यू कैन नॉट, ओके, यू, इट इज अ नाइटमेयर टू acquire land for infrastructure and industrial purposes. It is a nightmare, okay, basically to increase the productivity from a certain level. तो एक प्लेट्यू आया है फ्रैगमेंटेशन की वजह से, एक प्लेट्यू आया है, ओके, एंड दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक इशू। एंड दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक इशू स्पेशली इन पुअर स्टेट्स लाइक बिहार। मैंने कल बिहार का एग्जांपल केस स्टडी आपको बताया था, दैट व्हाई बिहार इज अ सो डी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पॉसिबल, मतलब टेक्निकली इम्पॉसिबल देयर, बिकॉज द बिहार गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइड टू परचेज लैंड, लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट है लोगों का एंड पीपल दे होल्ड सो मच फ्रैगमेंटेड लैंड, सो मेनी पीपल, एक एक बीघा पे मार हो जाता है वहां पर। ओके, 1 एकड़ पे भाई भाई एक दूसरे का पूरा खानदान साफ कर देता है, एंड दैट इज ड्यू टू द अनहेल्दी इमोशनल अटैचमेंट विच हैज स्टेम्ड फ्रॉम अ डी इंडस्ट्रियलाइज रूरल इकोनॉमी। तो एक विशियस साइकिल में फंस गए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इमोशनल अटैचमेंट हुआ है, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से लैंड को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, लैंड छोड़ नहीं रहे, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से फिर एक साइकिल में फंस गए, एक साइकिल में फंस गए। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज इनफ एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर लेते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन। तो सबसे पहले सोशल जस्टिस, ऑब्वियसली आपको हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज जो है उसको एड्रेस करना है, एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी इंडिया इंडिया सेंट्रिक थिंग। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम थी, आपको याद दिलाऊं मैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके, देयर वाज सर्फडम इन ईस्ट यूरोप एंड रशिया, स्लेवरी इन अमेरिका। सो प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि इंडिया इज अ वेरी बैड प्लेस और यहीं पर कास्ट सिस्टम है और यहीं पर फ्यूडलिज्म है, दैट्स नॉट ट्रू। देयर हैव बीन वॉर्स, देयर हैव बीन रेवोल्यूशंस, ब्लडी रेवोल्यूशंस वेयर किंग्स हैव लॉस्ट देयर हेड। आई एम रेफरिंग टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाई डिड इट हैपन, बिकॉज जो लैंडेड जेंट्री था, जो लैंड ओनर्स थे जिनके पास रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन था, दे वेयर ऑपरेसिंग द पुअर पेजेंट्स, ओके, हु माइट और मे नॉट हैड लैंड एक्सेस। ठीक है, सो एक ये प्रॉब्लम थी
इंडिया में भी प्रॉब्लम थी, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, कास्ट सिस्टम की। तो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी वाज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, एंड दिस वाज अ सिस्टम, ओके, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, जो मैं एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जेनरिक वे में अगर आप बताओ तो कास्ट सिस्टम एक बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड सिस्टम है, एक क्लोज्ड एंडोगैमस सिस्टम है। व्हाट डज एंडोगैमस मींस? एंडोगैमस का मतलब होता है शादी आप उसी क्लोज सिस्टम में कर रहे हो, आप उसी एरिया में कर रहे हो, या उसी रीजन में कर रहे हो जहां पर आपके किथ एंड किन आपको बोल रहे करने के लिए। ठीक है, एंडोगैमी मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर आपकी शादी हो रही है। अगर आप जाट है तो जाट से शादी कर रहे हैं, राजपूत है राजपूत कम्युनिटी में शादी कर रहे हैं, ब्राह्मण है ब्राह्मण से शादी कर रहे हैं। ओके, आप इफ यू आर अ बनिया तो आप बनिया बनिया कम्युनिटी में देख रहे हैं, ओके, टू गेट मैरिड। उसके पीछे का रीजन क्या है कि इन द अर्ली टाइम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री ब्रिटिश टाइम्स, प्री ब्रिटिश टाइम्स में होता क्या था, that the concentration of resources was directly linked to the caste system, and based on caste आप कितना assets और कितना resources manage करते हो, that was determined. And the problem with this caste system was this was an ascribed status. What does ascribed status means? Ascribed status का मतलब होता है by birth, आपकी कंट्रोल नहीं होती थी। अगर आप ठाकुर के लड़के हो जाते थे तो यू वुड हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, आपके पास एजुकेशन हो जाती थी, आपके पास रिसोर्सेज हो जाते थे, पैसा हो जाता था, शौक पूरे कर सकते थे, एवरीथिंग कैन बी डन, द वर्ल्ड वाज एट योर डोर स्टेप। लेकिन कहीं गलती से अगर आप किसी लोअर कास्ट के घर पैदा हो जाते थे तो ऑल हेल यूज टू ब्रेक लूज अपॉन यू, और गलती आपकी नहीं थी, बिकॉज दिस वॉज अ बर्थ, बाय बर्थ ये स्टेटस हो गया था। तो कास्ट सिस्टम का जो इनइक्वालिटीज था उसके बाद, ओके, दैट एक्चुअली मैनिफेस्टेड इन द जमींदारी सिस्टम एज वेल, where the who were the zamindars, the zamindars were the natural elites from the old days, उन्हीं को जमींदारी का बेसिकली जो जमींदारी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं को दिया गया बाय कॉर्नवालिस। तो एक इस हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी, एक इस हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी जो है उसको हमें एड्रेस करना था, डिस्पैरिटी इन लैंड, दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट इन 1947। okay, then empowering the marginalized, that was okay, that is sort of a almost the same concept। वहां यहां पर क्या था कि लैंडलेस पीजेंट्स, टीनेंट्स, एक्चुअली टीनेंट्स भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे who were tilling land, who were tilling the land for multiple generations, एक जनरेशन नहीं, दो जनरेशन नहीं, 5 से 6 जनरेशन से एक ही पीस ऑफ लैंड को टिल कर रहे थे विदाउट द राइट ऑफ ओनरशिप, विदाउट द राइट टू परचेज। तो उसमें क्या किया सरकार ने, दे ब्रॉट डिफरेंट रिफॉर्म्स, जहां पर रेंट कंट्रोल, राइट टू परचेज, व्हाट इज राइट टू परचेज, दैट वाज ब्रॉट इन एज पर द टीनेंसी रिफॉर्म्स। द राइट टू परचेज का मतलब होता है इफ द टीनेंट who is tilling the land for multiple generation presents the owner with a market rate offer, the owner was bound to accept that offer। तो ये भी कहीं कहीं स्टेट्स में इसको लाया गया, दैट ओनरशिप देना जरूरी था, बिकॉज ओनरशिप से क्या आता है, सिक्योरिटी आता है। अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल ओनर्स नहीं हैं, टीनेंट्स हैं कहीं के, आप घर घर के टीनेंट्स हैं, तो थोड़ी सी अनबन से, थोड़ी सी खटपट से आपके जो ओनर्स हैं वो आपको निकाल सकते हैं, एंड यू कैन बी पुश्ड इनटू एब्सोल्यूट पॉवर्टी ओवरनाइट। एंड दिस वाज द सिचुएशन ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल एट द dawn of independence। okay, देन दूसरी चीज क्या है, रूरल सोसाइटी में रिफॉर्म लाना। रूरल सोसाइटी में एक बहुत ही यूनिक सिस्टम चलता था, उसका नाम है जजमानी सिस्टम। is anyone aware of this jajmani system? Not the anthro kids, I'm talking about people from other background, या अगर आप सोशोलॉजी पढ़े होंगे, ओके, अगर आपने सोशोलॉजी पढ़े तो जजमानी सिस्टम बेसिकली एक कास्ट बेस्ड पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप था, जहां पर जजमान किसको बोला जाता था, यजमान बोला जाता था लैंडेड क्लास को, लैंडेड कास्ट को जजमान बोला जाता था, हु यूज्ड टू प्रोवाइड पैट्रोनेज टू दी सर्विस कास्ट लाइक धोबी, नाई, नोनिया, चमार, ये सारे जितने भी कास्ट होते थे, दे वर कॉल्ड दी कामिन्स। कामिन्स वेयर दी सर्विस कास्ट हु वेर ऑब्लिगेटेड
टू सर्व दिस यजमान। और ये जो यजमान था, ही यूज टू ओन एंड कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द लैंड, ओके, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। ये साउथ इंडिया भी मैनिफेस्ट होता था किसी किसी फॉर्म में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बड़ा प्रोमिनेंट था। इसमें होता क्या था, बेसिकली दी कामिन्स, द सर्विस कास्ट, दे वेर assured, okay, they were basically assured that they are going to get some kind of patronage। उनको स्टेडी स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता था। सपोज कि अगर जैसे बच्चे का मुंडन होता है, ओके, द किड, ओके, देयर इज अ रिचुअल वेयर द किड गेट्स बॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसमें द बार्बर कास्ट, दे यूज्ड टू बी इनवाइटेड एंड दे यूज्ड टू बी गिवन अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, ओके, उनसे उनका हो सकता है 6-8 महीने का काम चल जाता था। सो दे वेर सपोज टू बी ऑब्लिगेटेड टू द यजमान हु इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ सैक्रिफाइस। लेकिन ये जो यजमानी सिस्टम है, इन थ्योरी, ओके, इट अपीयर टू बी अ वेरी गुड सिस्टम जिससे कास्ट हार्मनी, सोशल हार्मनी आती है, लेकिन एक्चुअल में, प्रैक्टिकलिटी में, दिस वाज अ सिस्टम जिससे अपवर्ड मोबिलिटी जो है उसको बेसिकली बैन किया जाता था इन विलेज इन्वायरमेंट। और इसीलिए विलेज को भी इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, लैंड रिफॉर्म्स करने पड़े, जहां पर जो लैंडेड कास्ट है, who were, okay, basically exploiting their ascribed status, exploiting their by birth privileges है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ओके, इसीलिए उनको क्या करना पड़ा, बेसिकली उनको क्या करना पड़ा, उनसे लैंड लेके, और जितने अभी बाकी सर्विस कास्ट हैं उनको फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री उनको लैंड ओनर्स बनाया गया, ओके। देन दूसरी चीज क्या है, स्टिम्युलेटिंग द रूरल इकोनॉमी। अब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आते हैं, वी डिस्कस द सोशल एस्पेक्ट, ओके। अब यहां पर एक थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं आंसर राइटिंग। वन थिंग आई हैव सीन इज दैट पीपल दे डू नॉट सेगमेंट। अब सेगमेंटेशन क्या होता है ये समझो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑब्जेक्टिव, मे बी दिस इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, भूदान बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट विनोबा भावेज ये 1951 मूवमेंट, राइट। सो वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। पहले ये देख लो, अगर मैं ऑब्जेक्टिव, ओके, अगर ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछूं, मे बी इट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वन ऑफ द कंटेक्स्ट, या इट इज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन। इट इज व्हाट, इट इज ए स्टैंड अलोन क्वेश्चन, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का पूछा गया, या ऑब्जेक्टिव्स 15 मार्क्स से क्वेश्चन में एक पार्ट है, उसमें आपको मेजर्स भी सजेस्ट करने हैं, चैलेंजेस भी बताने हैं, और व्हाट इज लैंड रिफॉर्म्स हिस्ट्री है वो भी बताना है। यहाँ पर एक चीज है दैट, ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज हैव दिस हैबिट ऑफ जस्ट डंपिंग द पॉइंट्स अच्छे लिखते हो, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले सोशल जस्टिस एक हेडिंग डाल दिया, सब हेडिंग, उसके बाद 3 पॉइंट लिख दिया, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरा हेडिंग डाल दिया, 3 पॉइंट लिख दिया, 2 पॉइंट जितना आता है उतना लिख दिया, फिर एग्रेरियन रिफॉर्म्स 1 पॉइंट, एक सब हेडिंग डाल दिया, एंड देन यू राइट। इस तरीके से लिखोगे तो देर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू आर गोइंग टू, ओके, यू आर गोइंग टू गेट, ओके, वेरी गुड नंबर्स। Because what happens is that I'm talking from a point of view of an examiner, because since past 3 months I have examined a lot many papers, both full length, daily answer writing, half length, हर तरीके की पेपर देखी है मैंने। एंड वन थिंग दैट आई टेल यू, जितना आप अपने तरफ से एफर्ट डाल के एग्जामिनर का आप काम कम करोगे, इन द सेंस कि अगर मुझे आपने सिर्फ डंप कर दिए पॉइंट्स, वो भी पैराग्राफ्स में, not even you have taken the pain of segmenting it into points, what you are doing is that you are just एक पैराग्राफ में लिख दिया है, एग्जामिनर के ऊपर है कि बैठ के आपके पेपर पे 20 मिनट लगा रहा है, और ही इज टेकिंग आउट दी पॉइंट्स वन बाय वन। वो भले ही वो अपने आप को बोले कि मुझे इस बच्चे को पीनलाइज नहीं करना है, आई डोंट वांट टू पीनलाइज दिस एस्पिरेंट, बट हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि 7 नंबर देने वाला था, पॉइंट्स जो थे आपके तगड़े थे, लेकिन सिंस यू हैव नॉट सेगमेंटेड इट, नॉट टेकिंग द पेन ऑफ गिविंग बेस्ट प्रेजेंटेशन, आपको वो 4 नंबर दे दे, एंड ही विल से कि ये भी तो ठीक नंबर है, दिस इज एन एवरेज नंबर, ओके, इसमें क्या बुराई है, आपको 2-3 तो दे नहीं रहा, दैट इज पुअर मार्क्स, 4 नंबर दे रहा है विच इज एन एवरेज नंबर, लेकिन ये जो उसको देना चाह रहा था वो नहीं देगा, ओके। इस चीज को आप याद रखना, स्पेशली GS3 में।
GS3 का जो नेचर है क्वेश्चन का, इट वांट्स यू, ओके, इट वांट्स यू टू राइट, ओके, इन दिस मैनर कि एज, ओके, एज कंसाइज एज पॉसिबल, एज सेगमेंटेड एज पॉसिबल। जितना सेगमेंटेड लिखोगे, GS3 में 100 से ऊपर लाना ना आजकल मुश्किल हो गया। And I think one of the reasons could be that people have not realized, okay, how to write in GS3. Okay, GS3 is a very technical paper, और उसमें टेक्निकल पॉइंट्स टू द पॉइंट लिखोगे, तुरंत नंबर मिल जाएंगे आपको। ओके, यस। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। सो स्टिम्युलेटिंग द रूरल इकोनॉमी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। मैंने आपको बताया, सिंस ओवर कंसोलिडेशन था, प्रॉब्लम क्या थी दोस्त, ओवर कंसोलिडेशन की। अब ओवर कंसोलिडेशन की जो प्रॉब्लम है, उसके वजह से लार्ज स्वाथ ऑफ लैंड, a large swaths of land, they were going uncultivated, because the landed gentry, the landlord caste, they were not ready, okay, they were basically not ready to release the land to other people, okay, so you know, एक होता है पावर, कितना हम पावर कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसके वजह से टोटल रूरल आउटपुट, द एग्रीकल्चरल आउटपुट वाज एबिस्मल। तो उसी को हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म वाज नेसेसरी। दूसरा, फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो हमेशा कोई भी इकोनॉमी, अब इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा इशू था, लेकिन हर नॉर्मल इकोनॉमी 3 स्टेजेस से जाता है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन कम्स योर सर्विस इकोनॉमी। अब यहां देखो, थोड़ा सा ये ना कंसेप्चुअल है, समझने की जरूरत है सभी को, थोड़ा सा अपना अटेंशन यहां पर लाओ, याद करो। You all people, all of you, each and every one of you was present during the industrial revolution lecture of world history, yes or no? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सारे प्रेजेंट थे। मैंने एक चीज बताई थी, व्हाट वाज द प्रीकर्सर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? दे वेर द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन ब्रिटेन, यस और नो? ब्रिटेन प्लस यूरोप में, वहां पर क्या हुआ था? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स हुआ था, प्राइवेट लैंड जो था इट स्टार्टेड गेटिंग पूल्ड, उसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी गॉट इंट्रोड्यूस्ड, जिसके थ्रू पीपल स्टार्टेड, ओके, स्पेंडिंग लेस टाइम इन द फील्ड्स, और जैसे ही पीपल को सरप्लस टाइम मिला, दे स्टार्टेड इनोवेटिंग। उसी में इनोवेशंस में क्या क्या बना? स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, ओके, और अदर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेंशंस। अब यहां पर देखो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और लैंड रिफॉर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर ब्रिटेन में देखोगे तो पहले जो लैंड्स थे, ओके, दे वेर वेरी फ्रैगमेंटेड। इन द 15, 16, 17 सेंचुरी धीरे धीरे करके लैंड कंसोलिडेशन स्टार्टेड हैपनिंग, पीपल स्टार्टेड फार्मिंग ओवर लार्ज पैचेस ऑफ लैंड, ओके, और उससे क्या हुआ? सबसे पहले सरप्लस, क्रिएशन ऑफ एग्री सरप्लस, देन लोअरिंग टाइम स्पेंट ऑन द फील्ड। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, मैं दो चीज बता रहा हूं, लोअरिंग द टाइम स्पेंट ऑन द फील्ड, दूसरा चीज क्या है? सरप्लस, क्रिएशन ऑफ सरप्लस। अब सरप्लस क्यों इंपॉर्टेंट है? सरप्लस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका सरप्लस होगा तो यू कैन अफोर्ड टू हैव साइंटिस्ट, यू कैन अफोर्ड टू हैव म्यूजिशियंस, यू कैन अफोर्ड टू हैव पोएट्स, बिकॉज इन अ सोसाइटी जहां पर सरप्लस क्रिएशन नहीं होता है, एवरी पर्सन regardless of their talents, they will have to go and they will have to work on the field for survival. तो जैसे आप सर्वाइवल मोड में हैं, तो you cannot afford to pursue your ambitions, pursue your passions. जैसे ही यूरोप में 15, 16, 17 सेंचुरी तक सरप्लस का क्रिएशन, एग्रीकल्चरल सरप्लस का क्रिएशन स्टार्ट हो गया, इट वेंट फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज साइंटिस्ट जो थे, दे कैन afford to spend time sitting down with books, making new inventions, और स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, ये सारी चीजें इनका इन्वेंशन हुआ, इट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये समझ चुका था, ओके, दिस वाज अंडरस्टूड बाय आवर पॉलिसी मेकर्स इन द 1950s, दैट अगर हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स करना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, उसके लिए हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, and it cannot be possible if our society mirrors 15th century feudal France.
हमारा जो सोसाइटी था 1947 में, इट एक्चुअली मिरर्ड व्हाट वाज फ्रांस बिफोर दी 1789 रेवोल्यूशन। लेकिन इंडिया में क्या था, देयर वाज अ ब्लडलेस सॉर्ट ऑफ अ रिफॉर्म, देयर वाज नो रेवोल्यूशन। ओके, रेवोल्यूशन के पहले एक स्टेप होता है एंड दैट इज रिफॉर्म। अगर आप रिफॉर्म कर दोगे तो आपको रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दिस वाज नॉट अंडरस्टूड बाय द जार ऑफ रशिया इन 1905। जब उससे बहुत प्यार से पूछा गया था कि रिफॉर्म कर दो, आप रिफॉर्म कर दो, तो उसने नहीं किया। वो रेवोल्यूशन की तरफ फिर रशिया की जनता बढ़ी, रशियन पब्लिक, इट वेंट फॉर अ रेवोल्यूशन। तो देयर वाज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी that since the Indian society of 1947 mirrored the pre-revolution French feudal society, there was a possibility, if the government wouldn't have put efforts for reforms, there was a good chance that our society could have gone for fragmentation or worst, a bloody revolution by the lower caste. There was a possibility, I'm not saying it would have happened, but there was a possibility agar continued rehta. Because if you look at 1947 land ownership data, it was highly skewed in favor of handful of castes. Okay, and majority of the caste people, they still didn't had the land. आज के डेट में भी majority of the landless peasants, landless farmers, landless tenants, who are these people? They are people from the lower caste. There is a very good chance that, okay, if 10 people you are going to interview, उसमें से 9 लोग lower caste के आपको या untouchable caste के मिलेंगे। okay, सो ये चीज आपको समझ आ गई। देन रिड्यूसिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करोगे तो पीपल विल ऑब्वियसली स्टे बैक इन द रूरल एरिया। देखो, कोई चाहता नहीं है कि अर्बन एरिया में जाए, इट्स अ वेरी बिग इमोशनल डिसीजन, कोई खुशी खुशी उछल के नहीं जाता है। आप अगर रूरल इमिग्रेशन पैटर्न स्टडी करोगे, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी द रूरल इमिग्रेशन पैटर्न, यू विल सी पीपल वेट टिल द ब्रेकिंग पॉइंट बिफोर दे मेक अ स्विच टू अर्बन एरियाज। कोई पैदा होके ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे अर्बन एरिया जाना है और स्लम्स में रहना है, आई वॉन्ट टू लिव इन दी धारावी स्लम्स एंड आई वॉन्ट टू लिव इन दी मायापुरी स्लम्स। कोई ऐसा नहीं बोलता है। People actually in the rural areas, if you will see, they push themselves to the brink, सारे options explore कर लेते हैं, they don't have any option, then only they migrate, and this is actually a documented rural migration pattern. तो ये जो चीज है, कोई चाहता नहीं है अर्बन एरियाज में माइग्रेट होना, तो why not take the industries, take the productivity back, okay, to the rural areas. अब ये जो है, इट इज एक्चुअली अ डीपीएसपी, अ गांधीयन डीपीएसपी। आपको पता है ना, इट्स अ गांधीयन डीपीएसपी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। गांधी जी ने बोला था सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। गांधी जी का गांधीयन ड्रीम क्या था? सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। उसके लिए लैंड रिफॉर्म होना बहुत जरूरी था, उसके लिए लैंड रिफॉर्म होना बहुत जरूरी था। देन कम्स योर एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द एग्रेरियन सिस्टम। जितने भी फ्यूडल एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस थे, जैसे कि बेगार, जमींदारी, ओके, ये सारी चीजें, टीनेंट्स, बर्गरदारी। बर्गरदारी मींस क्या होता है? शेयर क्रॉपिंग। ओके, ओके, जैसे अलग अलग जगह बर्गरदार कहीं बोलते हैं, कहीं बटैया बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब होता है शेयर क्रॉपर। ओके, आप अपनी लैंड जो है, यू आर दी ओनर, आप बेसिकली किसी टीनेंट को दे रहे हैं, और जो प्रोडक्टिविटी हो रहा है उसमें से वो आपको मेजॉरिटी चंक एज अ टैक्स या एज अ रेंट दे रहा है। ठीक है। देन प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट फार्मर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट, ओके, इट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट गोल था, बिकॉज millions of people they were unsecured tenant farmers, okay, who were dependent upon the whims and fancies of the landlord. Then improving the condition of agricultural workers. मैंने आपको बताया था, do you guys remember when we were studying poverty estimation? तो CPI-AL, consumer price index, agriculture labor, this was done for what? Urban or rural
कैलकुलेशन, पुअर्टी कैलकुलेशन, कोई बता सकता है? CPI-AL वाज रूरल, और अर्बन के लिए क्या था, जल्दी से बता दो। अर्बन के लिए क्या था? CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर, यस, CPI-IW फॉर अर्बन एरियाज। इसके पीछे का वो क्या था? इसके पीछे का रैशनल क्या था जो मैंने बताया था? दैट एग्रीकल्चरल लेबर, दे फॉर्म द बल्क, they form what? The bulk of the rural poor, whereas industrial worker, they form the bulk of the urban poor. इसीलिए इनिशियली बेसिकली अगर आप देखोगे NSSO वगैरह, नीति आयोग, उसके पहले नीति आयोग का जो प्रीडिसेसर था प्लानिंग कमीशन, दे यूज टू रिलाई ऑन दीज डेटा। ओके, क्योंकि उनको पता था कि भाई एग्रीकल्चर लेबर का अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो एग्रीकल्चर लेबर आर द मेजॉरिटी पुअर ऑफ द रूरल एरियाज। तो उसमें से एक और पॉइंट निकल के आ जाता है कि एग्रीकल्चर लेबर का, अगर हम एग्रीकल्चरल वर्कर का अगर हम कंडीशंस, वेजेस वगैरह बेटर करेंगे, सिंस द प्रोडक्टिविटी विल गो अप, द वेजेस विल आल्सो गो अप। आज के डेट में एक्चुअली में वेजेस बहुत हाई हैं, हाई इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली हाई कि यू बिकम मिडिल क्लास, बट इट इज क्वाइट हाई। मतलब 700 रुपए तक, 700 से 800 रुपए तक आप डेली का कमा सकते हो अगर आप एग्रीकल्चर लेबर हो किसी किसी स्टेट में। गरीब से गरीब स्टेट में 500 रुपए मिनिमम हो गया है एग्रीकल्चर लेबर को हायर करने का एक दिन का कॉस्ट। सो एक्चुअली दिस इज नाइस। Okay, actually this is nice if you are working, okay, suppose say 6 months a year, okay, maybe 180 days, okay, you can have a very good corpus, you can have a very good corpus, 2 से 3 लाख रुपए आप कमा सकते हो, and then maybe you can migrate or do other work, मनरेगा में फिर चले जाना, स्विच कर सकते हो। सो ये एक्चुअली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर इंडिया पॉलिसी मेकर, लेकिन अभी भी ये ड्रीम थोड़ा दूर है। ओके, वी आर स्टिल नॉट ओके एट दैट जंक्चर जहां पर हम राउंड द क्लॉक एग्रीकल्चर वर्कर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। इसीलिए मनरेगा जैसे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे, दीज थिंग्स हैव टू take place, these schemes have to take place. Then increasing agricultural productivity, land use efficiency obviously will get better if you consolidate the land from an over consolidated system. Then encouraging investment in agriculture, agar people ke paas they will be land ownership, तो people will be have this sense of ownership जब develop होता है, when you develop this sense of ownership कि यार मेरा सामान है ये, तो मैं उसमें जान झोंक दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी अपना बिजनेस है, सपोज यू ओपन अ स्वीट शॉप जहां समोसे तल रहे हो, तो आप अगर अपना शॉप है, हमेशा देखोगे जो ओनर लेड शॉप होता है उसमें सर्विस हमेशा अच्छी होती है। और जहां पर आप 4 एम्प्लॉय बैठा के अगर घर पे आराम करोगे, अगर 4 एम्प्लॉय बैठा के घर पे आराम करोगे तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन चला जाएगा, बिकॉज योर एम्प्लॉय डोंट हैव इमोशनल कनेक्ट, your employee they don't have an emotional connect with your system, with your business, with your land. अगर आपका खुद का लैंड है तो गवर्नमेंट is presuming that you are going to put money into it because you want benefit, because you are directly benefit from it. Okay, then promotion of sustainable farming, it's a sort of a new thing. सस्टेनेबल फार्मिंग जो है बहुत ही नया एक कंसेप्ट है आज के जमाने में। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट विद दिस कंसेप्ट्स लाइक ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कंसेप्ट्स लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सबको अगर हम लेके चले तो ये नया कंसेप्ट है विच इज ऑल्सो सीन, एक तरीके से आप देख रहे हो कि एडिशन ऑफ गोल्स टू लैंड रिफॉर्म्स। ओके, एनी डाउट यू गाइज माइट हैव, any doubt that you guys might have in objectives? Last point, promoting sustainable farming. No, it has not displaced. Displacement hota hai when there is a shift in goalpost. What I said was there is an addition of a goal to the entire thing. Okay, it's just a modification. We are a very big, okay, we are very big on climate change. We are very big on all these things. Sustainable farming का मतलब ये होता है कि आप you are not using deadly pesticides,
okay, which kills, okay, which is harmful. You don't kill fertilizers, you don't use fertilizers which are, which lessens the productivity. Okay, we cannot enhance production. श्रीलंका का एग्जांपल देखा है आपने. तो वी नीड अ मिडिल पाथ. ओके, श्रीलंका का जो अभी द प्रेसिडेंट लॉस्ट हिज सीट. राजपक्से जो है, ही लॉस्ट हिज सीट. व्हाई? व्हाट वाज द रीजन राजपक्से लॉस्ट एंड दैट पर्सन हु वाज द प्रेसिडेंट, नाम भूल रहा हूं मैं. ओके, हाँ, गोटबाया एंड यस, महिंदा, यस, महिंदा एंड गोटबाया. व्हाई डिड दे लूज? Why did they lose? क्योंकि वो जो डोमिनो इफेक्ट था श्रीलंकन इकोनॉमी का, दैट हैपेंड बिकॉज दे लिसन टू एन इंडियन एक्सपर्ट, जो वहां जाके उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच कर दो. और द श्रीलंकन गवर्नमेंट स्टॉप्ड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, स्टॉप्ड द सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर टू श्रीलंकन फार्मर्स, एंड द इंटायर सोसाइटी कोलैप्स्ड. ठीक है. एंड दैट लेडी एक्चुअली was the lady, okay, जो यहाँ पर भी अपना रायता पूरा फैला के गई थी, यहाँ पर भी सबको इनकरेज कर रही थी. यहाँ पर उनकी किसी ने सुनी नहीं. तो श्रीलंका जाके उन्होंने ये बताया, पीपल थॉट कि यार इंडिया से एक्सपर्ट आई हैं, ऑलराइट, इंडिया से एक्सपर्ट आई हैं तो अच्छी चीजें बताएंगी. बाद में पता चला कि पूरे श्रीलंकन इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया. ओके, चैलेंजेस क्या क्या है इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स में? तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है. ऑब्वियसली चिड़ियाबाजी होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है, कोर्ट केसेस है. ओके, कोर्ट केसेस मैंने बताया था, देयर वाज अ कोर्ट केस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छपरा इन बिहार which was going on since 1914. 1914 से लेके 2022 तक चला था. when a new judge came and she was able to dispose of the case. इस तरीके की हरकत चलती है. लोअर कोर्ट्स में स्टक हो जाता है केसेस रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स. ओवर फ्लडिंग ऑफ पिटिशंस, इसके वजह से भी हर्डल्स क्रिएट होते हैं. देन देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनफ मैन पावर नहीं है, फंडिंग नहीं है कि लैंड को आप लैंड सीलिंग को इम्प्लीमेंट करा पाओ. इसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. यू कैन नॉट गो ओके टू द ग्राउंड, ग्रास रूट्स पे जाके आप लैंड सीलिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू नीड रिसोर्सेज, विच इज नॉट पॉसिबल. उसके साथ करप्शन भी होता है. लॉट मेनी ब्यूरोक्रेट्स, तहसीलदार्स, पाटेदार्स, दे बेसिकली दे इंडल्ज इन करप्शन विथ दी, okay, with the patwaris, not patedars, patwaris, okay, patwaris or tehsildars, they indulge in corruption with in collusion with the landlords, okay, with the landlords. Then political will is also problematic. मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया था that in the 1940s and 50s, late 40s and early 50s, a lot many zamindars, they started funding anti कांग्रेस fronts. So बहुत सारे स्टेट में जो सरकार आई, जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी, दे वर फंडेड थ्रू दी जमींदार फंड्स. जमींदार्स बेसिकली स्टार्टेड पॉलिटिकल फंडिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. उसके वजह से पॉलिटिकल विल में कमी रह गई और बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी जमींदारी सिस्टम जो है उसको जो उसका रेमिनेंट्स है वो बच गया है. इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड ओनिंग कास्ट, दैट इज आल्सो देयर. political policy inconsistency is also there because again you don't want to antagonize the landlords because landlords have the concentration of material and power. रेजिस्टेंस फ्रॉम पावरफुल लैंडलॉर्ड, मैंने स्वतंत्र पार्टी के बारे में बताया था, विच ऑलमोस्ट वन द इलेक्शंस. स्वतंत्र पार्टी जो है डिसइंटीग्रेटेड एट द वेरी राइट टाइम फॉर द कांग्रेस पार्टी. स्वतंत्र पार्टी जो है, अगर because at one time it was gaining strength by strength and it was looking as if they are going to displace the Congress party, and the Swatantra party, it had a very strong backing of the zamindar caste, of the zamindar class and the land owning class. Okay, then inaccurate land records, ये भी एक प्रॉब्लम है. जहां पर आउटडेटेड रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स डेट बैक्स टू द 1800s. मॉडर्नाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, इसमें बहुत समय लगता है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं. और ये जो मॉडर्नाइजेशन है, इट वाज नॉट वेरी ऑन द वेरी हाई एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा पे ये नहीं था. उसके साथ डिस्क्रिपेंसीज इन रिकॉर्ड्स. आज के जमाने में, इन टुडेज टाइम, इफ यू गो टू विलेजेस, पीपल स्टिल डोंट नो where their land is. Actually में people have to run from pillar to post
because their documents, okay, they might get lost in floods, they might get lost in some kind of accident, or they might get lost because of time. तो उसमें होता क्या है, what happens there, वहां पर बेसिकली ये होता है दैट पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेस देयर रिकॉर्ड्स, सो दे डोंट नो वेयर देयर लैंड इज, पता ही नहीं चलता है उनको लैंड कहां पर है, इसीलिए दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो आई टोल्ड यू गाइज, ओके, आई टोल्ड यू गाइज that these are the problems, okay, these are the problems that land reforms in India has to face. Okay, impact of land reforms क्या क्या है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे, तो ये एक्चुअल इम्पैक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बात, मैं एक्चुअल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यू गेट मिक्स रिजल्ट्स, ना ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी रहा. यहाँ पर एक और चीज है दैट यू हैव टू फैक्टर इन द अराइवल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एज वेल. सो वी विल नेवर नो, एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू नो, हमें कभी ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में लैंड रिफॉर्म्स का कितना इम्पैक्ट है. ओके, लैंड रिफॉर्म्स का एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में कितना इम्पैक्ट है, बिकॉज बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया. देन इम्प्रूव प्रैक्टिसेस, it led to improved practices, challenges in consolidation. Okay, land consolidation जो है, it aimed to increase efficiency and faced social resistance and logistical issues which limited its impact on productivity. So agricultural productivity में हमें mixed result मिले हैं, भले कुछ practices हमारे improve हुए हैं, भले कहीं कहीं पर हमें देखने को मिला है कि total productivity has gone up, लेकिन क्या उसका एक्चुअल इम्पैक्ट है, वी विल नेवर नो बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मिडवे थ्रू द लैंड रिफॉर्म्स प्रोसेस. सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में रिड्यूस इनइक्वालिटीज हुआ है. ओके, पीपल एक्चुअली, अगर आप केस स्टडीज पढ़ोगे, सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी, तो यू विल रियलाइज दैट न्यू क्लास ऑफ लैंड ओनर्स हैव बीन गिवन बर्थ ड्यू टू द लैंड रिफॉर्म्स. ओके, सो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक और प्रॉब्लम हो चुका है यहाँ पर. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसके वजह से द ओल्ड ऑपरेसर्स आर गॉन, द ओल्ड ऑपरेसर्स आर गॉन एंड दे हैव बीन टेकन ओवर बाय न्यू ऑपरेसर्स. द ओल्ड फ्यूडल ऑपरेसर्स आर गॉन, द न्यू फ्यूडल ऑपरेसर्स हैव टेकन देयर प्लेस. बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने फ्यूडल लॉर्ड्स को तो हटा दिया, वी हैव रिमूव्ड द फ्यूडल लॉर्ड्स, बट फ्यूडलिज्म हटाना भूल गए. ये समझ रहे हो, ये समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग हियर. फ्यूडल लॉर्ड्स को तो हटा दिया, लेकिन फ्यूडलिज्म हटाना भूल गए, और उसके वजह से क्या हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ. सिंस द सिस्टम एग्जिस्टेड बट द मेंबर्स ऑफ द सिस्टम, बट द मेंबर्स ऑफ द सिस्टम्स वेर एलिमिनेटेड, सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए नए क्लास ऑफ लैंड ओनर्स का जन्म हुआ, एंड नाउ दे आर डूइंग द सेम थिंग दैट दे वंस अक्यूज्ड अदर पीपल ऑफ डूइंग. ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक ये भी प्रॉब्लम है सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स का. देन लैंडलेस लेबर पे क्या इंपैक्ट है, स्मॉल फार्मर्स पे. व्हाट इज द प्रॉब्लम, इंप्रूव्ड एक्सेस टू लैंड. ओके, इंप्रूव्ड एक्सेस टू लैंड. दूसरा, टीनेंसी सिक्योरिटी हैज बीन देयर, जहां पर टीनेंट्स जो है उनको राइट टू परचेज, मैंने बताया था, राइट टू परचेज प्लस ओनरशिप, किसी किसी स्टेट में डायरेक्ट ओनरशिप भी प्रोवाइड किया गया. दूसरा, रेंट कंट्रोल वॉज देयर. ओके, बहुत सारे जगह में अगर आप देखोगे तो 50,000 रुपए 20 साल पहले उनका रेट चलता था, आज भी ज्यादा नहीं है, 65-70 है. मतलब 20-25 ईयर्स में टोटल जो इंक्रीज हुआ है शेयर क्रॉपिंग का या टीनेंसी का जो अमाउंट है, दैट हैज नॉट रिजन बाय मोर देन 20-25-30%. ओके, सो दैट्स अ रीजनेबल इंक्रीज. Majority state में rent control act is present to cater to the needs of the landless and the tenant farmers. Despite these continuous challenges has been there, okay, implementation of reforms, support services नहीं है. Okay, plus एक और problem क्या है, आपके पास मैन पावर नहीं है, प्लस आपका लीगल कोलेस्ट्रॉल, जुडिशियल कोलेस्ट्रॉल is very high, so you cannot support, okay, you cannot support these reforms. डिफरेंट स्टेट्स में कल मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं. वेस्ट बंगाल, केरला में सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन क्यों हुआ, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट आई, एंड सीपीआई जो था उसका कोर
आइडियोलॉजिकल जो प्रोमिसेस था उसमें लैंडलेसनेस को खत्म करना, लैंड रिफॉर्म्स करना। ओके, बंगाल में देयर वर पीपल कॉल्ड एज जोटेदार्स। ओके, जोटेदार्स, एंड देन देयर वर पीपल कॉल्ड द जमादार्स। सो जमादार्स बेसिकली दे वेर दी, अगर आप बोलोगे तो लैंड ओनर कास्ट जो थे। ओके, लैंड ओनर कास्ट वहां पर बंगाल में बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत प्रोमिनेंट था। एंड दीज पीपल, ओके, दे वेर बेसिकली एट द रिसीविंग एंड ऑफ मैसिव वायलेंस। They were on the receiving end of the massive violence by the Communist Party cadre. Same thing happened in Kerala also. केरला में उस लेवल का वायलेंस नहीं हुआ जितना बंगाल में वायलेंस हुआ है, लेकिन फिर भी केरला वाज सक्सेसफुल। ओके, केरला जो था, केरला वाज सक्सेसफुल इन डूइंग इम्प्लीमेंटेशन। बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत लिमिटेड सक्सेस दिखने को मिला। यहाँ पर एक्चुअली में शंकरी प्रसाद, ओके, शंकरी प्रसाद जो थे इसी एरिया से थे। शंकरी प्रसाद केस आपने सुना होगा। सो देयर वेर लिमिटेड सक्सेस बिकॉज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था लैंड ओनिंग कास्ट का पॉलिटिक्स पे। इनिशियली जितने भी चीफ मिनिस्टर्स बने, they were from the upper caste, and they had this affinity towards the जमींदारी, ex जमींदारी कास्ट। ठीक है। देन पंजाब एंड हरियाणा में एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। सो वी विल नेवर नो दैट पंजाब एंड हरियाणा में क्या एक्चुअली लैंड रिफॉर्म की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी या ग्रीन रेवोल्यूशन की, बिकॉज पंजाब एंड हरियाणा जो है, ओके, बेसिकली यहाँ पर इट वाज चूजन एज द फर्स्ट स्टेट। Okay, Haryana was basically the part of Punjab only. Then in the late 60s and the early 70s, it started getting separated from Punjab. तो पंजाब और हरियाणा जो है बेसिकली, अगर आप देखोगे पंजाब एंड हरियाणा, वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चूज किया गया था बिकॉज वाटर टेबल उनका अच्छा था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड ठीक था। इट वाज नॉट एज फ्रैगमेंटेड एज यूपी एंड बिहार, ईस्ट यूपी एंड बिहार। ओके, सो एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। हरियाणा जो है और पंजाब जो है, वहां का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज्ड significantly, people got prosperous। लेकिन क्या ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से है या लैंड रिफॉर्म्स की वजह से है, कितना किसका कितना परसेंटेज इंपैक्ट है, वी माइट नेवर नो। इंटरनेशनल कंपैरिजन में देखो तो जापान में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में देयर हैज बीन रिफॉर्म्स, और जहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज देयर, जहां पर लार्ज लैंड होल्डिंग्स जो थे दे वर रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू टेनेंट फार्मर्स, जिससे रूरल लैंडस्केप जो है वो ड्रामेटिकली ऑल्टर हो गया। एंड दिस किल्ड फ्यूडल, जो लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ फ्यूडल कल्चर ऑफ जापान। और जापान जो है, इट सेड टू इट्स पीपल दैट इनफ विद दिस, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। हो गया तुम्हारा, मेजी एरा में जी लिए तुम, और रेस्टोरेशन एरा में जी लिए, बिफोर सामुराई एरा में जी लिए, निंजा एरा में जी लिए, जो जो करना है कर लिया। अब अभी हमें फोकस करना है इकोनॉमिक रेस्टोरेशन पे। अभी हमें क्या करना है, फोकस इकोनॉमिक रेस्टोरेशन पे करना है। एंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन दैट हैपेंड इन जापान, इट किल द लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ फ्यूडल कल्चर। ओके, एंड दिस लेड टू अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। जापान जो है, वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूडल सेंटिमेंट्स थे, फ्यूडल कल्चर था, और उसके वजह से प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गेटिंग हैम्पर्ड। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म्स कर दिया। इंडस्ट्रियल जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनका जो इन्फ्लुएंस था उसको खत्म कर दिया। इंडिया में क्या था, इंडिया में उलट हुआ। इंडिया में हमने फ्यूडल लॉर्ड्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन फ्यूडलिज्म को एग्जिस्ट करने दिया बिकॉज ऑफ वीक पॉलिटिकल विल। अब जापान ने दोनों को मार दिया, उसके वजह से क्या हुआ, उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं देन टू बिकम फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड। साउथ कोरिया में भी सिमिलर लैंड रिफॉर्म्स थे 1950s में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में बेसिकली जापानीज और कोलैबोरेटर लैंडलॉर्ड, बिकॉज जापानीज ऑक्यूपेशन के अंदर था, तो कोलैबोरेटर लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनसे छीन के टीनेंट फार्मर्स को दिया गया। एंड साउथ कोरिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 1970s से, ओके, सिंगमैन, आपको मैंने बताया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिंगमैन री था। ओके, देन केम अ डिक्टेटर, ओके, डिक्टेटर, आई थिंक हिज नेम वाज पार्क, डिक्टेटर पार्क। एंड डिक्टेटर पार्क ने स्टार्ट किया था अपना चाय बॉल का कंसेप्ट। और चाय बॉल का कंसेप्ट में आपको एलजी, सैमसंग, डाइवू, ये सारी कंपनीज जो है दे स्टार्टेड, ओके, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजिंग साउथ कोरिया। Hyundai, दे स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजिंग साउथ कोरिया। सिमिलर इंपैक्ट था इसका, इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट, ठीक है, ऑन दी एज जैसे जापान का था वैसे ही साउथ कोरिया का था। ओके, की फैक्टर क्या डिफरेंस है इंडिया और साउथ कोरिया जापान के बीच में?
पॉलिटिकल कमिटमेंट, हमारे में पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट बाय स्टेट डिफर करती। ओके, उसके वजह से हम प्रॉपरली, हमने फ्यूडल लॉर्ड्स को मार दिया स्टार्टिंग में ही, लेकिन फ्यूडलिज्म हटाना भूल गए। ओके, कंटेक्चुअल डिफरेंस भी है। यहाँ पर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट डिफरेंट था, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट डिफरेंट था। जापान एंड साउथ कोरिया, दे वेंट फॉर अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, वी वेंट फॉर अ सोशलिस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंटेक्स्ट का भी डिफरेंस आ जाता है। ओके, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है आज देखने को मिल रहा है, जापान एंड साउथ कोरिया, इट हैज 30,000 प्लस पर कैपिटा इनकम। ओके, 30-40 हजार का उनका पर कैपिटा इनकम है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई एचडीआई। इंडिया जो है उसका 2500 है पर कैपिटा इनकम, हाईली अनइक्वल सोसाइटी। ओके, लो वेजेस, इंडिया इज फेसिंग दैट। तो एक प्रॉब्लम ये भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कल्चर है उसको हम परपेचुएट ही नहीं कर पाए। बट इंडिया इज नाउ फाइनली वोकन अप। इंडिया जो है वो वोकन अप है, बट हमारा जो सिस्टम है वो भी सपोर्ट नहीं करता है। हमारा सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इट इज बेसिकली प्रिवी टू गेट होस्टेज। अभी कल ही न्यूज आई थी कि कुछ फार्मर्स है फिर से आ गए पंजाब से, चंडीगढ़ में उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है कि 10,000 रुपए की फिक्स्ड पेंशन सारे फार्मर्स को मिलनी चाहिए। ओके, जो 60 के ऊपर है, और प्लस एमएसपी का लीगल गारंटी होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आपका स्टेट हर हर किसी हैंडफुल ऑफ पीपल के डिमांड से होस्टेज पे आ जाए, होस्टेज बन जाए, या दे कैन बी केप्ट होस्टेज, तो आप ज्यादा नहीं कर सकते हो कुछ। वेरस जो साउथ कोरिया का जो मेजॉरिटी जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सक्सेस हुआ है, इट वाज अंडर द मिलिट्री डिक्टेटर। सो उस समय 20-25 साल तक किसी भी टाइप का डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं चला था। तो दिस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन, ओके, दिस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन, क्या हम सही रास्ते पे हैं? ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू कैन मेक। Is the system that we currently have, okay, democracy is non-negotiable, it is a system that we all want, but is the current system which makes the state hostage to every kind of Tom, Dick and Harry's demand, is it worth it? अब recent development के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें आ जाता है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इट्स पार्ट ऑफ पीएम मोदी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इसमें क्या है, इट बेसिकली एम्स टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स अक्रॉस इंडिया। सो अगर आप रूरल एरिया से हैं, तो आपको ये पता होगा कि व्हाट हेडेक इट इज। ओके, पटवारी और तहसीलदार के चक्कर जब लगते हैं ना और लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, तो पैर फूल जाते हैं। सो उसी को खत्म करने के लिए now they are doing, they want to computerize the land records। they want to, okay, सर्वे जो है उसको ड्रोन वगैरह से सर्वे करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स विद आधार, ताकि बेनामी लैंड जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, जो करप्शन से ओके आपने खरीदा है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम, जिसके थ्रू सारे ओनरशिप रिकॉर्ड जो है वो सामने आ जाएंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल एक्विजिशन में समय ना लगे। आपको पता है ना, हमारा इंडस्ट्रियल एक्विजिशन का सबसे बड़ा एग्जांपल हेडेक के तौर पे अगर मैं दूं, तो वो है हमारा बुलेट ट्रेन सिस्टम। बुलेट ट्रेन को 2022 में चल देना था, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में अहमदाबाद मुंबई लाइन को चल देना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, दैट महाराष्ट्र में इतना प्रॉब्लम आ गया लैंड एक्विजिशन में, दैट उसी में देर होते होते अब हम 2027 या 2030 तक बात कर रहे हैं। ओके, देन एक और इसका व्हाट इज द इम्पैक्ट, ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन? तो रिड्यूस द डिस्प्यूट्स दैट हैपन। आपको मैंने बताया, एक एक एकड़ पे, एक एक बीघा पे पूरी फैमिली खत्म हो जाती, गोली चल जाती है। ओके, अभी हाल में आपको याद होगा एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ था, वेरी वेरी सैड इंसिडेंट, जहां पर एक प्रधान जो था यूपी का, ही गॉट किल्ड, और उसके रिटेलिएशन में पूरे उसके जो जिसपे शक था, ओके, उसके पूरे फैमिली को खत्म कर दिया था। ओके, यस, आई विल नॉट से द कास्ट नेम बिकॉज इट्स ऑन रिकॉर्डिंग, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रेफरिंग टू। वो भी लैंड डिस्प्यूट का था। तो आप समझ सकते हो देहात में एक ये बड़ा कंटेंशुअस इशू है। रूरल हार्मनी कैन नॉट कम अनलेस एंड अनटिल द स्टेट विल स्टेप इन
and digitize the ownership record and end the disputes. Okay. Then एक मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट आया है 2016 का. It was proposed to legalize and regulate land leasing to ensure the security of tenure for tenants, enabling them to access credit and government programs, and to encourage landowners to lease out land without the fear of losing ownership. ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक्ट है. इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दैट अ लॉट ऑफ लैंड, ओके, अर्बनाइज्ड है आप, इफ यू आर लिविंग इन एन अर्बन एरिया, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है दैट योर लैंड इन रूरल एरिया इज लेइंग बैरन. आपका जो लैंड है वो रूरल एरियाज में बैरन है. और प्लस एक प्रॉब्लम और मैंने आपको बताई थी इससे पहले, दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉलिटिशियन माफिया ब्यूरोक्रेट नेक्सस, जिससे रियल एस्टेट के प्राइस इंडिया में बहुत ही इररेशनल है. रियल एस्टेट के जो प्राइसेस हैं बहुत ही ज्यादा इररेशनल हैं. तो लीजिंग इज अ वेरी गुड वे, जहां पर 10 करोड़ का लैंड तो नहीं खरीद सकते आप. कहीं कहीं पर दिल्ली में अगर आप आओगे तो दिल्ली में 25-30 करोड़ तक, ओके, 25-30-35 करोड़ रुपीस एकड़ प्राइम लैंड लोकेशंस अगर जाओगे लेने, तो दिस इज द रेट. एंड इवन इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी, झारखंड, इस टाइप की एरिया में चले जाओगे, देयर आल्सो यू कैन नॉट बाय द लैंड व्हिच इज 20-25 लाख रुपीस बीघा, which is an irrational amount because there are lot many people, there is very few land, plus there exists a politician mafia bureaucrat nexus which basically launders money and makes black to white through the real estate route. उसके वजह से जो ऑनेस्ट लोग हैं जिनको असल में काम करना है, they are not able to purchase the land and do farming. लेकिन लीजिंग करके, जहां पर अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं और उनका रूरल एरियाज में ओनरशिप है, एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देयर लैंड इज लेइंग बैरन, दे कैन लीज द लैंड फॉर 10 to 15 or 5 years depending upon their appetite, and they can get a good amount of money. And people who are serious about agricultural productivity and they want to dabble into agriculture, they want to grow something, they want to produce something, so they will have an avenue. उनके पास एक एवेन्यू रहेगा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके दे कैन गेट होल्ड ऑफ लैंड. ओके, लैंड उनके पास आ जाएगा. देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो फार्मर्स को सिक्योर करने का, ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है लैंड पे वो सिक्योर हो जाए. ओके, एटलीस्ट जो लैंड पे इन्वेस्टमेंट किया है, इन द इशू इन द जब हो ऐसा हो कि मॉनसून खराब हो जाए या फैमिन आ जाए, ड्रॉट आ जाए, उसके वजह से जो उनका लैंड पे जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल में रिकूप हो जाए थ्रू दी दिस रूट. इसको क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस रूट. ओके, थ्रू दी इंश्योरेंस रूट. ओके, देन यू हैव गॉट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जहां पर इरिगेशन जो है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम. बेसिकली इरिगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, लैंड को है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. स्टेट लेवल इनिशिएटिव इज देयर, स्टेट लेवल इनिशिएटिव जहां पर लैंड पूलिंग स्कीम्स है. फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा है बिहार में, जैसे मैंने बताया. तो बिहार की सरकार क्या बोल रही है कि 10 फार्मर्स आके आप एफपीओ बना लें, आप कोऑपरेटिव बना लें और साथ में फार्मिंग करें, और साथ में जो प्रॉफिट जनरेट होगा बाय कंसोलिडेशन उसको बांट लें. ठीक है. उसके साथ रिफॉर्म्स इन लैंड एक्विजिशन, ऑटोमेटिक लैंड एक्विजिशन, इस टाइप की चीजें गुजरात वगैरह में बहुत हो रही हैं. गुजरात में एक्चुअली देयर वाज दिस, गुजरात का जो नेचुरल गैस एंड ऑयल कॉर्पोरेशन है, गुजरात नेचुरल गैस एंड ऑयल कॉर्पोरेशन, इट गेव अप टू 800 करोड़ रुपीज. It gave up to 800 crore rupees to landowners. मतलब आई हैव सीन द न्यूज, उसमें इंडिविजुअल लैंड ओनर्स को 105, 110, 150 करोड़ रुपीस का चेक दिया है गुजरात नेचुरल गैस एंड ऑयल कॉर्पोरेशन ने. तो इस टाइप के लैंड, अब ये रिफॉर्म्स कहां से आया? ये गुजरात की सरकार ने बोला, कि हम 5 to 10 टाइम्स, अगर आपके लैंड के नीचे नेचुरल गैस पाया गया है तो हम 50 to 100 टाइम्स आपको रिटर्न्स देंगे आपके लैंड अक्वायर करने के लिए. तो ये इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. इट इज अ
विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। वहां पर आई स्टिल रिमेम्बर 2013-14 का न्यूज है, जिसमें कुछ लेडीज बहुत खुश नजर आ रही थी, एंड द गुजरात का जो आईएएस ऑफिसर है, गुजरात नेचुरल गैस का जो चेयरमैन था, ही वाज हैंडिंग आउट चेक्स उस समय 2013-14 में 105, 110, 120 करोड़ का टू इंडिविजुअल्स, ओके। सो इस टाइप के एक्विजिशंस का जो रिफॉर्म्स होता है कि वी आर गोइंग टू गिव यू 50-100 टाइम्स, इट इज अ विन विन सिचुएशन, जहां पर यू डोंट गेट द लीगल एंड द पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फ्रॉम द लैंड ओनर्स, प्लस आपके पास लैंड बैंक भी बन जाता है, ठीक है। देन यूज ऑफ ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स वगैरह, आधार कार्ड अभी हमने बात की, सैटेलाइट एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी टू मेजर लैंड, ओके। इन सबको आप कर सकते हो। यू कैन गो एंड सी द न्यूज एक्चुअली। टाइप करोगे गुजरात में ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ लैंड एक्वायर करना था, सो दे गेव 50 to 100 टाइम्स द लैंड अमाउंट, ओके। इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस इज ऑलवेज, यू नो, देयर लीगल सोशल चैलेंज हमेशा रहता है, एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी का चैलेंज उसमें भी रहता है, ओके। ईज ऑफ एक्सेस अभी तक नहीं है लैंड रिकॉर्ड्स का, उसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है। इफ वी वांट न्यू इंडस्ट्रीज टू कम, न्यू इंडस्ट्रीज को लाना है इंडिया में, तो हमें ये करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। यस, बूढ़ी दादी वाला, वट एवर यू आर सीइंग इज करेक्ट। सक्सेस इज, we have, you know, we have talked about the successes and failures, okay, what are the successes and failures, let us not do it again. So कोई भी डाउट है आपको, any doubt you guys might have, any doubt that you guys might have, I think let's not repeat the point that whatever the uh, last two points are there, जो भी last two points है वो आपके उसके लिए है, last two sub headings है, it is basically for your answer writing. I don't think that we need to discuss it over and over again, okay.